सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि वो जांग कोंग ने अपने गुरु झुओ शी से हृदय से पश्चाताप किया और दोनों के बीच वर्षों पुराना तनाव समाप्त हो गया। इसी के साथ तांग वुलिन और उसके साथी श्रेक एकेडमी के कार्यरत छात्र बने और सी गॉड्स आइलैंड पर पहला कदम रखा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वू झांग कोंग और जुओ शी के बीच मतभेद सुलझ जाने के बाद शेनी का मूड बेहद शानदार था और निस्संदेह इस नतीजे से सबसे ज्यादा खुश वही थी। गु युए अपने व्यवहार के प्रति सचेत रहना, खासकर अकेडमी के भीतर उन असंख्य वरिष्ठों के सामने जिन्होंने दुनिया को हिला देने वाली घटनाएं देखी हैं, हम कुछ भी नहीं है। उनका सम्मान करना बेहद जरूरी है, वरना यहाँ तुम्हारा ठहरना ज्यादा दिन नहीं चलेगा और इसका असर तुम्हारे साथियों पर भी पड़ेगा, समझी? गु युए ने चुपचाप सिर हिला दिया। तांग वू लिन ने उसका हाथ थाम लिया। गु युए, शिक्षक शेन सही कह रही हैं। आज तुम कुछ ज्यादा ही आवेग में आ गई थी। चौथे परीक्षण में एल्डर काई सिर्फ मेरी ताकत परख रही थी, मुझे कोई चोट नहीं आई थी। शिक्षक शेन, क्या आप हमें बाद में एल्डर काई के पास ले चलेंगी ताकि हम उनसे माफी मांग सकें? शेन ई ने हिलानी से उसकी ओर देखा। ये बच्चा अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व है। जब तांग वो लिन ने पहली बार फॉर्जिंग शुरू की थी, तब उसके पिता ने ये बात उसके दिमाग में गहराई से बिठा दी थी। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ और उसका अनुभव बढ़ा, उसकी परिपक्वता अपने हमउम्र बच्चों से कहीं आगे निकल गई। इसके अलावा वो क्लास 0 का कप्तान था। एक नेता होने के नाते उसे हमेशा ये सोचना पड़ता था कि टीम के लिए सबसे बेहतर क्या है। यही वजह थी कि गु युए, शिए शिए और शू श्याओ यान उसके फैसलों को इतनी सहजता से स्वीकार कर लेते थे। गु युए ने हल्के से भौएं सिकोड़ ली और गाल फुलाकर प्यारी सी शक्ल बना दी। तांग वू लिन ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे पता है कि तुमने ये सब मेरे लिए किया, लेकिन हम एक टीम है गु युए। तुम्हारे काम का असर हम सब पर पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे मेरी डीप मेडिटेशन की वजह से हमें वर्किंग स्टूडेंट बनना पड़ा। इतनी जिद मत करो। एल्डर काई तुम्हें अपनी शिष्या बनाना चाहती है क्योंकि उन्होंने तुम्हारी प्रतिभा देखी है। ये तुम्हारे लिए एक बेहतरीन मौका है। 20 साल की उम्र में एक शब्द बैटल आर्मर मास्टर बनना आसान नहीं होता। ऐसे महान शिक्षक का मिलना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी। उसकी सच्ची नज़र के सामने गु युए और कुछ न कह सकी। उसने सिर झुका लिया और धीमे से कहा, मुझे माफ कर दो, आज मैं आवेग में आ गई थी। मैं एल्डर काई से माफी मांगना चाहती हूँ। गु युए के शब्द सुनकर तांग वू लिन मुस्कुरा दिया और आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगा लिया। बस यही सही है। हालांकि गु युए का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने उसे धक्का नहीं दिया। शिए शिए टहलता हुआ पास आया, होठों पर शरारती मुस्कान थी। हाँ हाँ, यही सही है। उसने भी बाहें फैला दी। गु युए की टांग बिजली की तरह उठी। दूर रहो। शिए शिए फुर्ती से बच गया और बड़बड़ाया, इतना पक्षपात क्यों? कप्तान तुम्हें गले लगा सकता है और मैं नहीं? क्योंकि वो हैंडसम है। गु युए ने बिल्कुल सहजता से जवाब दिया। हाँ, सही कहा, कप्तान तुमसे कहीं ज्यादा हैंडसम है। शू श्याओ यान ने भी शिए शिए पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा। शेनी उनकी नोकझोंक देखते हुए मुस्कुरा उठी। उन्हें अपनी उम्र के दिन याद आ गए जब वो पहली बार श्रेक अकेडमी में दाखिल हुई थीं और इसी तरह उत्साह से भरी रहती थीं। ठीक है, कल पंजीकरण है और तुम्हें सतर्क रहना होगा, इसलिए जल्दी सो जाओ। वर्किंग स्टूडेंट बनना कोई आसान काम नहीं है। शेनी के शब्दों में जैसे कोई छिपा हुआ अर्थ था। लकड़ी के घर में ज्यादा कमरे नहीं थे, इसलिए लड़के एक कमरे में और लड़कियां दूसरे कमरे में सोईं। वो झांग कोंग उस रात फिर दिखाई नहीं दिए। जैसे ही वे बिस्तर पर गिरे, गहरी नींद में चले गए। दिन काफी लंबा और थका देने वाला था। चारों में से तांग वू लिन सबसे अंत में ध्यान में बैठा। वो बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा और अपने हाथ को देखने लगा। उसकी हथेली से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और अगले ही पल उसकी स्पिरिट रिफाइंड हेवी सिल्वर हथौड़ियां उसके हाथों में प्रकट हो गईं। तांग वू लिन उस अद्भुत अनुभव में डूब गया। अब जबकि वे उसके रक्त से जुड़ चुकी थीं, वे उसके शरीर का ही विस्तार बन गई थीं। यद्यपि मेका बेहद शक्तिशाली होते हैं, लेकिन प्रथम श्रेणी की 1000 रिफाइंड धातुएं ही उनकी अधिकतम सामग्री होती हैं। फिर भी उनसे सिर्फ प्रथम श्रेणी के मेका ही बनाए जा सकते हैं। अगर स्पिरिट रिफाइंड धातुओं से मेका बनाए जाएं, तो निर्माण प्रक्रिया में सोल मास्टर्स की भागीदारी अनिवार्य हो जाती। यही कारण और मेका का विशाल आकार इस विचार को लगभग असंभव बना देता था। मूचेन ने तांग वू लिन से कहा था कि भले ही ब्लैकस्मिथ को मेका डिजाइनर, निर्माता और मैकेनिक से कम महत्व दिया जाता हो, लेकिन वे बैटल आर्मर के निर्माण के लिए अपरिहार्य हैं।
वास्तव में स्पिरिट रिफाइनिंग की खोज के बिना बैटल आर्मर के शुरुआती प्रोटोटाइप्स कभी अस्तित्व में नहीं आते। मेका अपने भारी आकार के कारण किसी व्यक्ति से पूरी तरह नहीं जुड़ सकते, लेकिन बैटल आर्मर सोल मास्टर के शरीर के अनुसार ढलते हैं और उसकी क्षमताओं को पूर्ण रूप से एकीकृत करके उन्हें बढ़ाते हैं। बैटल आर्मर ऐसे होते हैं जैसे सोल मास्टर के मार्शल आर्ट पर उत्कीर्ण किया गया एक सर्किट, जो उसे अपना स्वयं का कवच देता है और उसकी शक्ति को उच्च स्तर पर पहुंचा देता है। बैटल आर्मर के आगमन के साथ ही मानवता की शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच गई, लेकिन इस श्रेष्ठता ने सोल बीस्ट्स को विलुप्ति के कगार पर पहुंचा दिया। स्पिरिट पगोडा की स्थापना मूल रूप से मनुष्यों और सोल बीस्ट्स के बीच शांति बनाए रखने के लिए की गई थी, लेकिन कृत्रिम स्पिरिट सोल के रिसर्च के लिए एक समय ऐसा भी आया जब फेडरेशन के समर्थन से स्पिरिट पगोडा ने असंख्य सोल बीस्ट्स का संहार किया। विज्ञान की अंधी दौड़ में सोल बीस्ट्स की दुनिया बिखर गई। स्पिरिट सोल के आविष्कार के साथ उनकी कीमत गिरती चली गई और मौजूदा रिसर्च गति को देखते हुए कुछ हजार वर्षों में 10,000 वर्षीय स्पिरिट सोल बनाना भी संभव हो जाएगा। स्पिरिट रिफाइंड हैवी सिल्वर हथौड़ों के चारों ओर सुनहरी रेखाएं घूम रही थीं, ठीक वैसी ही जैसे तांग वुलिन अध्ययन करते समय उसके शरीर पर उभरती थी। हथौड़ों पर एक सुनहरे ड्रैगन की आकृति हल्की सी दिखाई दे रही थी, लेकिन वो कोई स्थिर पैटर्न नहीं बल्कि एक जीवित सत्ता जैसी लग रही थी जो हथौड़ों के चारों ओर घूम रही थी। ये स्पष्टतः उनके रक्त संबंध का प्रभाव था। स्पिरिट रिफाइनिंग धातु को जीवन देती है और उसे व्यक्ति के शरीर का हिस्सा बना देती है। अगर इसे आगे बढ़ाकर सोल रिफाइनिंग तक ले जाया जाए तो वो मार्शल सोल का ही हिस्सा बन जाती है। सोल रिफाइनिंग ऐसा होता है जैसे अपनी मार्शल सोल को और ऊंचे स्तर पर गढ़ना। यही वजह है कि सेंट ब्लैकस्मिथ पूरे महाद्वीप में पूजनीय माने जाते थे। उनकी हैसियत किसी 3 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर से कम नहीं थी, क्योंकि उनके बिना 3 वर्ड बैटल आर्मर का अस्तित्व संभव नहीं था। और डिवाइन ब्लैकस्मिथ, तांग वुलिन केवल कल्पना ही कर सकता था कि वो कैसा क्षेत्र होगा। यहाँ तक कि मूचेन भी उसे समझा नहीं पाए थे, क्योंकि उन्होंने खुद वो स्तर कभी नहीं देखा था। यही उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य था। हाल ही में स्पिरिट रिफाइनिंग में मिली सफलता के साथ अब तांग वुलिन अपना खुद का बैटल आर्मर बना सकता था। और इतना ही नहीं, उसका लक्ष्य केवल एक शब्द नहीं बल्कि 2 शब्द बैटल आर्मर था। उसने लक्ष्य इतना ऊंचा क्यों रखा? क्योंकि अब वो समझ चुका था कि बैटल आर्मर के लिए सोल पावर की मांग उतनी कठोर नहीं होती, ठीक वैसे ही जैसे वो सिर्फ 2 सोल रिंग्स के बावजूद स्पिरिट रिफाइन कर सका था। सामान्य तौर पर किसी ब्लैकस्मिथ को स्पिरिट रिफाइनिंग का प्रयास करने के लिए कम से कम 4 सोल रिंग्स की आवश्यकता होती थी, ताकि उसके पास प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त जीवन शक्ति हो। लेकिन उसने ये कारनामा सिर्फ 2 सोल रिंग्स के साथ कर दिखाया। ये उपलब्धि उसकी जन्मजात दिव्य शक्ति, प्रतिभा, धातु की गहरी समझ और उसकी ब्लड एसेंस सोल रिंग के कारण संभव हुई थी। अगर ऐसा है तो संभव है कि बैटल आर्मर के लिए सोल पावर भी कम हो। कम से कम कोशिश करने में तो कोई नुकसान नहीं। एक बैटल आर्मर एक साथ नहीं बनता, उसे टुकड़ों में गढ़ा जाता है। उसने सबसे सरल हिस्से से प्रयोग शुरू करने का निश्चय किया। स्पिरिट रिफाइनिंग में सफलता के बाद तांग वुलिन आत्मविश्वास से भर गया था। उसे दृढ़ विश्वास था कि एक शब्द बैटल आर्मर मास्टर बनने के लिए उसे 5 सोल रिंग्स की आवश्यकता नहीं है। अपनी ब्लड एसेंस सोल रिंग के साथ वो 4 सोल रिंग्स में ही ये कर सकता था। और चूंकि वो पहले ही स्पिरिट रिफाइन कर चुका था, वो केवल एक शब्द बैटल आर्मर पर संतुष्ट नहीं होने वाला था। वहां से शुरुआत करना समय की बर्बादी थी। इसके बजाय स्पिरिट रिफाइंड धातु से ऐसा 2 शब्द बैटल आर्मर बनाना कहीं अधिक प्रभावी था, जो आगे चलकर विकसित हो सके। जब वो समय आएगा, वो तुरंत अपने बैटल आर्मर को 2 शब्दों का नाम दे सकेगा। टीचर वू की बैटल आर्मर का नाम स्काई आइस है, यानी वे स्काई आइस वू झांगकोंग कहलाते हैं। तो फिर मुझे अपनी बैटल आर्मर को क्या नाम देना चाहिए? ये सोचकर ही तांग वुलिन का खून जोश से दौड़ने लगा। वो उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब उसे भी अपनी खुद की बैटल आर्मर मिलेगी। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब ध्यान में चला गया, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी। उसने सामान्य से कहीं ज्यादा देर तक ध्यान किया था और इसी वजह से आज सुबह पर्पल डेमन आइज का अभ्यास नहीं कर पाया। हालांकि तांग वुलिन साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि उसकी साधना की गति पहले से तेज हो गई है। उठ गए? शेशे ने कहा। चलो खाने चलते हैं। शेशे, क्या तुम्हें भी महसूस हो रहा है? तांग वुलिन ने संदेह से पूछा। शेशे ने सिर हिलाकर मुस्कुराया। मुझे पता था तुम पूछोगे। मुझे भी महसूस हो रहा है। ये सी गॉड जाइलेंट असाधारण है।
यहाँ की ऊर्जा बाहर की तुलना में कहीं ज़्यादा घनी है। मुझे यकीन है कि यही वजह है कि श्रेक अकेडमी इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ पैदा कर पाती है। अगर हम यहाँ रहकर साधना कर सकें तो हमारी प्रगति बहुत तेज़ हो जाएगी। क्यों न तुम जाकर ग्रैंड टीचर से पूछो कि क्या वे हमें यहाँ ज़्यादा दिन रहने देंगे, शायद यहीं रहने की अनुमति मिल जाए। सपने देखना बंद करो, तांग वुलिन बोला। शेक अकेडमी के नियम बहुत सख्त हैं। चलो चलते हैं। खाना नहीं खाना? मुझे तो भूख से जान निकल रही है। पिछले दिन उसने सिर्फ एक ही बार ढंग से खाना खाया था, और वो भी छठी परीक्षा की स्टीम्ड बन्स। उन बन्स में उसके लिए जरा भी पर्याप्त पोषण नहीं था। लिविंग रूम की लकड़ी की मेज पर तरह तरह के खाने सजे हुए थे। बाकी लोग पहले से ही खा रहे थे जब दोनों लड़के पहुंचे। जुओ शी ने अपने बगल की सीट की ओर इशारा किया। आओ वुलिन, यहाँ बैठो। ठीक है, तांग वुलिन जाकर बैठ गया। फिर जुओ शी ने मेज पर रखी एक बांस की टोकरी की ओर इशारा किया। झांगकोंग ने बताया कि तुम्हारी भूख काफ़ी ज़्यादा है, तो देखते हैं तुम इस टोकरी में से कितना खत्म कर पाते हो। टोकरी के अंदर बिना गंध वाली काली चीज़ें रखी थीं। तांग वुलिन समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या हैं, लेकिन देखने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लग रही थी। ठीक है, उसने कहा। कुल 20 काली चीज़ें थीं। वे मुट्ठी के आकार की स्टीम्ड बन्स जैसी लग रही थी। उन्हें काले स्टीम्ड बन्स कहना ठीक रहेगा। तांग वुलिन ने मन ही मन सोचा, मेरे पेट के लिए ये कुछ भी नहीं है। उसने तुरंत दोनों हाथों में 2-2 बन्स उठा लिए। इतनी ज़्यादा भूख होने के कारण वो धीरे धीरे खाने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने एक बाइट ली। बन नरम और चिपचिपा था, बनावट ठीक ठाक थी और उसमें हल्की सी मछली जैसी गंध थी। किसी भी तरह से इसे स्वादिष्ट नहीं कहा जा सकता था, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा और चबाकर निगला, उसका भाव बदल गया। उसने महसूस किया कि एक गर्म लहर उसके गले से नीचे उतरकर पूरे शरीर में फैल गई। उसकी रक्त शक्ति ने इस पर प्रतिक्रिया दी और उसी ओर दौड़ पड़ी। उसी पल उसकी भूख काफ़ी हद तक कम हो गई। ये तो कमाल की चीज़ है। ईस्ट सी अकेडमी में वो रोज़ पहले खाने की खिड़की से भोजन करता था, इसलिए उसे पता था कि पौष्टिक खाना खाने से ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये साधारण दिखने वाले काले बन्स अब तक का सबसे ज़्यादा पोषण देने वाला खाना था जो उसने खाया था। कुछ ही और कौरों में बन खत्म हो गया। थोड़ी देर बाद उसके हाथ खाली थे। तांग वुलिन ने खुशी से पेट थपथपाया, जोशी की ओर मुस्कुराया और 4 और बन्स उठा लिए। क्या तुम सचमुच इतना पचा पाओगे? ज़्यादा खाना शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, जोशी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मुझे लगता है मैं पचा लूंगा, धन्यवाद ग्रैंड टीचर। पिछला दिन उसकी रक्त शक्ति पूरी तरह खर्च हो चुकी थी, ऐसे में वो इतना बढ़िया खाना छोड़ने वाला नहीं था। जोशी की आंखें धीरे धीरे हैरानी से फैल गईं। हर बन के साथ तांग वुलिन की रक्त शक्ति और मजबूत होती जा रही थी। वो उसकी धड़कन और आभा की शक्ति तक महसूस कर सकता था। इस सब का कारण उसकी रक्त शक्ति थी। तुम्हारी रक्तवंशीय परंपरा सचमुच असाधारण है लड़के। 16वां बन निगलने के बाद तांग वुलिन आखिरकार रुक गया। क्या भर गया है? जोशी ने सोचा। बन्स बेहद पेट भरने वाले थे। तांग वुलिन ने महसूस किया कि उसकी रक्त शक्ति उभरती नदी की तरह शरीर में दौड़ रही थी। वो अपने चरम हालात में था और अब एक कौर भी नहीं खा सकता था। अगर मैं इसे रोज खा सकूं तो सील तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। अचानक ओल्ड टैंग की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी। ये शानदार है। अगर तुम इसे रोज खा सको तो तुम्हें बहुत लाभ होगा। शायद तुम बिना किसी स्पिरिट आइटम के तीसरी सील भी तोड़ सको। तांग वुलिन ने चमकती आंखों से जुओशी की ओर देखा। ग्रैंड टीचर, क्या मैं इसे रोज खा सकता हूँ? जुओशी का चेहरा झटका खा गया। बाकी तुम रख लो। इतना कहकर वे उठे और चले गए। हैरान होकर तांग वुलिन ने वू झांगकोंग की ओर देखा। टीचर, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? वू झांगकोंग ने अजीब सा चेहरा बनाया। तभी पास खड़ी शेनी बोली, ये टीचर की मासिक खुराक है। वे आमतौर पर दिन में सिर्फ एक ही खाते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हें पता है ये काले स्टीम्ड बन्स क्या है? ये 3 किलोमीटर गहराई में रहने वाली एक गहरे समुद्र की मछली से बनाए जाते हैं। वो मछली कोई सोल बीस्ट भी नहीं है, फिर भी इतनी गहराई में जिंदा रहती है। सिर्फ सी गॉड्स पवेलियन के बुजुर्गों को ही ये खाने का अधिकार है। और तुमने टीचर का आधे से ज्यादा मासिक हिस्सा खा लिया, ऊपर से रोज खाने की इजाजत भी मांग रहे हो। ऐसा तो तभी होगा जब सारे बुजुर्ग अपनी खुराक तुम्हें दे दें। तो बाकी ग्रैंड टीचर के लिए छोड़ देता हूँ। टीचर ने कहा है कि तुम रख लो तो रख लो, शेनी ने वात्सल्यता से कहा। अगले हफ्ते किसी दिन खाली हो तो वू झांगकोंग तुम्हें यहाँ लाएंगे। लगता है तुम्हारे ग्रैंड टीचर तुम्हें काफ़ी पसंद करते हैं। आखिर तुम दोनों काफ़ी मिलते जुलते हो। जी। नाश्ते के बाद शेनी चारों छात्रों को नाव से द्वीप से बाहर ले गई। वू झांगकोंग वहीं रुक गए, इसलिए सबने उन्हें अलविदा कहा। दिन के समय सी लेक और भी शानदार लग रहा था। ताज़ी हवा, लहराता नीला पानी, जैसे धरती में जड़ा हुआ एक विशाल नीलम। लेक और इनर कोर्ट छोड़कर वे आउटर कोर्ट की इमारतों की ओर लौटे। उनकी प्रवेश परीक्षा को पूरा हुए एक पूरा दिन बीत गया था। चलते हुए शेनी बोली,
काम करने वाले छात्रों को दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी होगी। सामान्य छात्रों को केवल 20% फीस देनी पड़ती है, क्योंकि बाकी सब्सिडी में होती है। लेकिन तुम्हें पूरी फीस एकेडमी के लिए काम करके चुकानी होगी। जैसे सबसे आसान काम कैंपस की सफाई, या तुम अपनी सेकेंडरी प्रोफेशन से जुड़े काम भी ले सकते हो। टीचर शेन, क्या फीस बहुत ज्यादा है? तांग वुलिन ने उनकी ओर देखा। बहुत। शेक एकेडमी ऐसे संसाधन देती है जो कहीं और नहीं मिल सकते। ये अमूल्य है, इसलिए काम करने वाले छात्रों को हर साल कई काम करने पड़ते हैं। चिंता मत करो, प्रशासन सब व्यवस्थित कर देगा। हालांकि वे पहले भी यहाँ आ चुके थे, लेकिन मुख्य इमारत की भव्यता देखकर चारों हैरान रह गए। शेनी उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ले गई, जहां उनका रजिस्ट्रेशन और कक्षा आवंटन हुआ। 50 के आसपास उम्र के एक विद्वान प्रशासक ने उन्हें गहरे हरे रंग की यूनिफॉर्म दी। काम करने वाले छात्रों की बदनामी मत करना। काम करने वाले छात्रों की बदनामी मत करना, इसका क्या मतलब है? तांग वुलिन जितना भी होशियार था, वो इसका अर्थ समझ नहीं पाया। उसने शेनी की ओर सवालिया नजर से देखा, लेकिन वे बस मुस्कुराई और सिर हिला दिया। तुम्हारा पहला काम है स्पिरिट आइस प्लाजा की सफाई। सूरज ढलने से पहले काम पूरा होना चाहिए। प्लाजा साफ करना? मुझे तो उसका अंत भी नजर नहीं आता। सारा कचरा हटाना है और फर्श पोंछना है। एक भी धूल का कण नहीं दिखना चाहिए, वरना अंक काट लिए जाएंगे। इस तरह उनका नामांकन पूरा हुआ और उन्हें उनका काम सौंप दिया गया। इसके बाद उन्हें उनके हॉस्टल ले जाया गया। सटीक रूप से कहे तो काम करने वाले छात्रों के हॉस्टल में। मुख्य विद्यालय भवन इतना विशाल था कि तांग वुलिन को लगा था कि उनका छात्रावास भी वैसा ही होगा, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल उल्टी निकली। शेन यी उन्हें स्पिरिट आइस प्लाजा के पश्चिम में स्थित जंगल के भीतर एक इमारत तक ले आई। ये कामकाजी छात्रों का छात्रावास है, उसने कहा। अपनी चाबी पर लिखे नंबर के अनुसार कमरा ढूंढ लो। तुम्हारी कक्षाएं कल से शुरू होंगी। तब तक जो काम अभी सौंपा गया है उसे पूरा कर लेना। मैं अब जा रही हूँ। ये कहकर शेन ही चली गई और तांग वुलिन और उसके साथी एक दूसरे को अवाक भाव से देखने लगे। सभी के मन में एक ही बात थी, क्या ये इमारत कुछ ज्यादा ही जर्जर नहीं है? ये तो स्कूल भवन के मुकाबले झुग्गी जैसी है। इमारत केवल एक मंजिला थी और बेहद खस्ता हाल थी। ये जंगल के बीच स्थित थी, लेकिन अब साफ था कि ऐसा इसलिए किया गया था ताकि अकादमी की प्रतिष्ठा बनी रहे और ये जगह लोगों की नज़रों से छिपी रहे। ये वाकई असहज करने वाली जगह थी। इस जर्जर इमारत में लगभग 20 कमरे थे। कुछ कमरों में तो खिड़कियां भी नहीं थीं। जो थीं वो कब की टूट चुकी थी और उनके आसपास की लकड़ी पूरी तरह सड़ चुकी थी। चाबियों पर लिखे नंबर देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें सिर्फ एक ही कमरा दिया गया है। इस कमरे में लड़कों और लड़कियों को अलग करने के लिए कोई दीवार नहीं थी। क्षेत्रफल लगभग 30 वर्ग मीटर था। जगह छोटी नहीं थी, लेकिन अंदर केवल 2 लोहे के बने 2 तह वाले पलंग थे। इनके अलावा कमरा पूरी तरह खाली था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और 2 खिड़कियां टूटी हुई थीं। छत से एक बल्ब लटक रहा था, जिससे केवल एक डोरी नीचे लटक रही थी। कमरे की हालत देखते हुए ये तय कर पाना मुश्किल था कि वो बल्ब काम का है या सिर्फ सजावट। ये तो बहुत ज्यादा निर्दयी है। क्या हमें यकीन है कि हम श्रेक एकेडमी में हैं, किसी झुग्गी बस्ती में? शेष स्तब्ध रह गया। ईस्ट सी एकेडमी के उनके छात्रावास से तुलना करें तो ये स्वर्ग और नर्क का अंतर था। यहाँ तो बुनियादी ज़रूरतों तक का अभाव था, गद्दा तक नहीं। शिकायत करना बंद करो। अगर समय बचा है तो सफाई में लगाओ, तांग वुलिन ने कहा। अब जब वे यहाँ आ ही गए हैं तो हालात को स्वीकार करना ही बेहतर था। उसे पता था कि कामकाजी छात्रों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वो हालात देखकर चकित था। कप्तान, हम सब एक ही कमरे में कैसे रहेंगे? लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं रहनी चाहिए, शू शाओयान ने चिंता के साथ कहा। शे हंस पड़ा। तुम्हें क्या लगता है, तुम कितनी बड़ी हो? तुमने तो अभी तक किसी को चूमा भी नहीं है। हाँ, शू शाओयान ने समर्थन के लिए गु युए की ओर देखा, लेकिन गु युए की निगाहें केवल तांग वुलिन पर टिकी हुई थीं। तांग वुलिन वहीं खड़ा सोच में डूबा रहा। चूंकि हमें यही कमरा दिया गया है तो हमें इसे ही बेहतर बनाना होगा। पहले बुनियादी ज़रूरतों का इंतज़ाम करते हैं। सफाई करेंगे, टूटी खिड़कियों को ढकने के लिए कुछ लगाएंगे, फिर पर्दे लाकर कमरे को 2 हिस्सों में बांट देंगे, एक लड़कों के लिए, दूसरा लड़कियों के लिए। अभी के लिए इतना काफ़ी होगा, बाद में धीरे धीरे सुधार करेंगे। ठीक है, गु युए ने कहा। ये साफ था कि तांग वुलिन पर उसके साथियों का कितना भरोसा था। सब तुरंत काम में लग गए। आत्मा गुरुओं के लिए सफाई में ज़्यादा समय नहीं लगा। सफाई करते करते उन्हें कामकाजी छात्र होने का दर्द समझ आने लगा। पूरे छात्रावास के लिए केवल एक ही नल था जिससे साफ पानी मिलता था। उसमें गर्म पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। नहाने और गर्म पानी के लिए उन्हें मुख्य विद्यालय भवन तक जाना पड़ता था। इसके अलावा और कुछ भी नहीं था।
कामकाजी छात्रों के छात्रावास में और कोई सुविधा नहीं थी। भोजनालय मुख्य भवन में था, इसलिए हर बार उन्हें विशाल प्लाजा पार करना पड़ता था। चारों के मिलकर काम करने से कमरा जल्द ही साफ सुथरा हो गया। उन्हें खिड़कियां ढकने के लिए एक कपड़ा भी मिल गया। पर्दे वे शाम को खरीद लेंगे। चलो अब प्लाजा की सफाई करते हैं। कामकाजी छात्र होने के नाते उन्हें अपना काम पूरा करना ही था। स्पिरिट आइस प्लाजा बेहद विशाल था। अगर उन्हें उसी दिन काम खत्म करना था तो सुबह से ही झाड़ू लगानी पड़ती। जब वे सफाई के लिए पानी लेने गए तो देखा कि नल पर पहले से कोई था। वो एक दुबला पतला लड़का था जिसके कंधे पर तौलिया रखा हुआ था और वो बाल्टी में पानी भर रहा था। उसे देखते ही तांग वुलिन और उसके साथी चौंक गए। शेषे ने जोर से निगल लिया। वो सबसे ज्यादा हैरान था क्योंकि वो उस लड़के को बाकियों से बेहतर जानता था। ये वही छात्र संख्या 2 था जिसने प्रवेश परीक्षा में विस्फोटक शक्ति के बल पर शेषे को हराया था। वो एक शक्तिशाली शक्ति प्रकार आत्मा गुरु था और अब तक मिला सबसे शक्तिशाली 3 रिंग वाला आत्मा गुरु। यहाँ तक कि गु युए के लिए भी उसे हराना आसान नहीं होता। उसका मार्शल आर्ट अत्यंत शक्तिशाली था। बाल्टी उठाए हुए तांग वुलिन उसके पास गया और मुस्कुराकर बोला, नमस्ते, फिर मिले, मैं तांग वुलिन हूँ। उस युवक ने उसे उदासीन नज़र से देखा और बस हल्का सा सिर हिलाया। जब उसकी बाल्टी भर गई तो उसने उसे उठाया, तांग वुलिन की ओर फिर से सिर हिलाया और चला गया। चारों की नज़रें तब तक उसका पीछा करती रहीं जब तक वो ओझल नहीं हो गया। शेषे ने हैरानी से कहा, वो भी कामकाजी छात्र है? इतना ताकतवर, फिर भी कामकाजी छात्र? मुझे तो लगा था कि वो इनर कोर्ट का छात्र होगा। तांग वुलिन इस बात पर गहराई से सोचने लगा। क्या तुम्हें याद है निकलते समय प्रशासक ने क्या कहा था? उसने कहा था कि कामकाजी छात्रों को शर्मिंदा मत करना। लगता है कि कामकाजी छात्रों के बारे में कोई रहस्य है जो हमें अभी पता नहीं। खैर, पहले काम पूरा करें। प्रशासक ने ये तो नहीं कहा था कि हम सफाई के लिए अपने मार्शल आर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना? गु युए ने पूछा। तांग वुलिन ने सिर हिलाया। नहीं, वैसे भी बिना मार्शल आर्ट के ये संभव नहीं होता। तो फिर पानी लाने की जरूरत नहीं, मैं ही काफी हूँ। गु युए के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसकी आंखें चमक उठीं। हूँ? तांग वुलिन समझ गया और मुस्कुराया। ठीक है। गु युए मुड़ी और स्पिरिट आइस काजा की ओर बढ़ गई। उसके तीनों साथी उसके पीछे थे। शेषे और शू शाओयान भी उत्साह से भर गए थे। वे भी उसका इरादा समझ गए थे। प्लाजा के पास पहुंचकर वो रुकी। उसने गहरी सांस ली, आंखें संकरी की और अपने तीनों आत्मावृत बुलाए। उसकी पहली आत्मावृत चमकी और एलिमेंटल टाइड सक्रिय हुआ। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और हरे प्रकाश के कण उसकी हथेली में इकट्ठे होने लगे। जल्द ही नीली रोशनी भी जुड़ गई और दोनों समान आकार की रोशनियां उसकी हथेलियों में घूमने लगी। वो बेहद शांत और स्थिर लग रही थी। वो तत्वों को नियंत्रित करने में सामान्य से कहीं अधिक धीमी थी, जैसे वो युद्ध में नहीं बल्कि किसी सूक्ष्म कार्य में लगी हो। लेकिन तांग वुलिन साफ महसूस कर सकता था कि जिन तत्वों को वो इकट्ठा कर रही थी वे असाधारण रूप से स्थिर थे, पहले से कहीं अधिक। और वो इस समय केवल अपनी पहली आत्मा कौशल का उपयोग कर रही थी। हरे और नीले प्रकाश उसकी हथेलियों में घूमते हुए और तेज हो गए और धीरे धीरे एक छोटे भंवर का रूप ले लिया। वो तेजी से घूमने लगा, यहाँ तक कि दोनों तत्व पूरी तरह मिल गए। फिर उसकी दूसरी आत्मावृत चमकी। एलिमेंटल कंट्रोल की वृद्धि के साथ तत्व और तेजी से भंवर में समाने लगे। स्पिरिट सी स्तर की उसकी मानसिक शक्ति के कारण ये भंवर जल्द ही 2 मीटर ऊंचा हो गया और बढ़ता गया। फिर उसकी तीसरी आत्मावृत चमकी और उसने एलिमेंटल फ्यूजन एक्टिवेट किया। दोनों तत्व पूरी तरह एक हो गए। अपनी शक्तिशाली मानसिक शक्ति के सहारे उसे इन घूमते तत्वों पर पूर्ण नियंत्रण था। वो इन गिने चुने लोगों में से एक थी जिनके पास 3 आत्मावृत्त थे और जो स्पिरिट सी स्तर तक पहुंच गए थे। तत्वों का बवंडर बढ़ता गया, यहाँ तक कि उसकी ऊंचाई 5 मीटर तक पहुंच गई। ठीक उसी क्षण जब तांग वुलिन और बाकी लोगों को लगा कि ये बेकाबू होने वाला है, गु युए ने हल्के से कहा, जाओ। स्पिरिट आइस प्लाजा पहले से गंदा नहीं था, बस उस पर धूल जमी हुई थी। वहां कचरे का एक भी टुकड़ा नहीं था। जैसे ही गु युए का भंवर प्लाजा पर उतरा, एक अजीब दृश्य सामने आया। धूल इकट्ठा होकर उन्माद की तरह घूमने लगी और फिर उस तूफान में खिंच गई, जिससे फर्श ऐसा साफ हो गया जैसे किसी ब्रश से रगड़कर धोया गया हो। गु युए ने अपनी पहली और तीसरी आत्मा कौशल को वापस ले लिया और केवल एलिमेंटल कंट्रोल को सक्रिय रखते हुए भंवर के पीछे पीछे आगे बढ़ी। वे पूरे प्लाजा में घूमते रहे और जहां जहां वो भंवर गुजरा सब कुछ साफ होता चला गया।
वाह! शू शियाओयान खुशी से ताली बजाने लगी। वाकई कमाल है। तांग बुलिन ने मन ही मन गुयुए को अंगूठा दिखाया। वो अब तक देखी गई सबसे कुशल तत्व नियंत्रक थी। इतना ही नहीं, वो 6 अलग-अलग तत्वों को नियंत्रित कर सकती थी और उन्हें मिलाकर अनगिनत आक्रमण और रक्षा तकनीकें बना सकती थी। उसका भविष्य असीम था। इतिहास में वो पहली आत्मा मास्टर थी जो इतने अधिक तत्वों का उपयोग कर सकती थी। आग, पानी, हवा, पृथ्वी, प्रकाश, अंतरिक्ष और परिवर्तित बर्फ तत्व, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। अगर ये काम साधारण लोग करते तो 2 दिन भी पूरे प्लाजा को साफ करने के लिए काफी नहीं होते, लेकिन गुयुए के पानी और हवा से बने बवंडर ने 20 मीटर के दायरे में सब कुछ साफ कर दिया। इस रफ्तार से 3 घंटे में काम पूरा हो जाना चाहिए था, बशर्ते उसकी आत्मा शक्ति और मानसिक शक्ति टिक पाए। असल में गुयुए कोई अतिमानव नहीं थी। प्लाजा का 1/3 हिस्सा साफ करने के बाद उसे उस काले हो चुके भंवर को वापस बुलाना पड़ा और उसे नालियों में बहा देना पड़ा। फिर वो एक और जाकर पालथी मारकर बैठ गई और ध्यान करने लगी। अगर सारा काम गुयुए ही करे तो मुझे शर्म आएगी, शिए शरारती मुस्कान से बोला। तांग मुलिन मुस्कुराया, तो आज रात को हमें डिनर करवा देना। लेकिन शिए उसकी चाल समझ गया। ठीक है, बस तुम मत आना। वो दोनों लड़कियां ज्यादा नहीं खाती, लेकिन अगर तुम भी आ गए तो डर है कि रेस्टोरेंट में खाना ही खत्म ना हो जाए। कसम से, तुम्हारा पेट तो अंतहीन गड्ढा है। तांग मुलिन हंसा, तुम कितने बनावटी हो। ठीक है, शिए ने दांत पीसते हुए कहा, मैं सबको डिनर करवाऊंगा, लेकिन बाहर जाने से पहले तुम्हें वो काले बंस खत्म करने होंगे। वो काले स्टीम्ड बंस तांग मुलिन की भूख को कुछ हद तक काबू में रखेंगे। ठीक है। बाकी प्लाजा उन्होंने गुयुए पर छोड़ दिया। इस दौरान तांग बुलिन, शिए और शू शियाओयान ने अपने डॉर्म रूम को ठीक करना शुरू किया। पंजीकरण के समय उन्हें सिर्फ 2 सेट स्कूल यूनिफॉर्म और एक श्रेक अकादमी पहचान पत्र मिला था। वो कार्ड धातु का बना था और उसमें स्पष्ट रूप से आत्मा परिपथ मौजूद थे। प्रशासक ने बताया था कि अकादमी के भीतर कहीं भी जाने और बाहर आने जाने के लिए ये कार्ड जरूरी है। हालांकि श्रेक अकादमी का प्रशासन बहुत सख्त नहीं था। छात्रों की आवाजाही पर कोई सख्त रोक नहीं थी। वैसे भी बाहरी प्रांगण अपने आप में एक छोटा शहर था, जहां छात्रों की रोजमर्रा की हर चीज मिल जाती थी। जब गुयुए प्लाजा साफ कर रही थी, तांग वुलिन लकड़ी के तख्ते खरीदने गया। शिए ने अपनी कटारों से उनसे ठीक ठाक बिस्तर बना दिए। गद्दे वे पहले से ही साथ लाए थे। बीच में पर्दा लगाने के लिए कपड़ा खरीदने के बाद कमरा काफी ठीक दिखने लगा। उन्होंने यहीं पर रुकने का फैसला किया। तांग वुलिन को लगा कि चूंकि वे काम करने वाले छात्र हैं, इसलिए दूसरों की तुलना में बहुत ऐशो आराम से रहना ठीक नहीं होगा। कम से कम ये सब ये समझते थे कि बिना सोचे समझे काम करना कितना खतरनाक हो सकता है। तांग वुलिन ने पहले ही देख लिया था कि डॉम के सारे कमरे भरे नहीं थे। केवल 3-4 कमरों में ही हालिया इस्तेमाल के निशान थे, और वे भी बाहर से बेहद साधारण दिखते थे। चूंकि ये जीवन शैली कामकाजी छात्रों की परंपरा लगती थी, इसलिए वे इसे तोड़ना नहीं चाहते थे। गुयुए की सफाई की रफ्तार उसकी मार्शल वर्ल्ड की वजह से अविश्वसनीय थी। फिर भी उसे दोपहर तक पूरा प्लाजा साफ करने में 4.5 घंटे लगे। इसमें से आधा समय सिर्फ आत्मा शक्ति को पुनः प्राप्त करने में लगा। दोपहर में चारों ने अपने कमरे में साथ बैठकर ध्यान किया। हालांकि वे अभी-अभी दाखिल हुए थे और अकादमी से ज्यादा परिचित नहीं थे, फिर भी वे अपने कंधों पर भारी दबाव महसूस कर रहे थे। महाद्वीप के सारे प्रतिभाशाली लोग यहाँ इकट्ठे हो गए थे। तांग वुलिन और उसके साथी चाहे जितने भी प्रतिभाशाली हों, श्रेक अकादमी में उनकी बराबरी के लोग कम नहीं थे। छात्र नंबर 2 जैसा व्यक्ति जिसने शिए को आसानी से हरा दिया था, ऐसे लोगों के सामने कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो निश्चित रूप से जीत जाएगा। श्रेक अकादमी में टिके रहने का एक ही तरीका था, तेजी से मजबूत बनना। डाइनिंग हॉल विशाल था और पूरी तरह से भरा हुआ था, मानो बाहरी प्रांगण के सारे छात्र वहीं मौजूद हों। आम छात्रों के विपरीत कामकाजी छात्रों को यहाँ खाना योगदान अंकों से खरीदना पड़ता था, लेकिन चूंकि ये उनका पहला दिन था, इसलिए उन्हें मुफ्त खाना मिला। असली भुगतान कल से शुरू होना था। प्रशासनिक भवन का काम पूरा करने पर उन्हें 100 श्रेक योगदान अंक मिले थे, लेकिन तब तांग बुलिन को पता चला कि 100 अंक सिर्फ एक दिन के खाने के लिए ही काफी थे। और एक और समस्या थी, खासकर तांग बुलिन के लिए। उसकी भूख बहुत ज्यादा थी और डाइनिंग हॉल कोई बुफे नहीं था। खुशकिस्मती से यहाँ का खाना ईस्ट सी अकादमी की पहली खिड़की जितना ही बढ़िया था। काश यहाँ रोज मुफ्त खाना मिल जाता, तांग बुलिन ने मन ही मन सोचा। चूंकि रात का खाना भी मुफ्त था, इसलिए शिए किसी और दिन दावत देगा। शायद कल से खाना चुकाना पड़ेगा। यही सोचकर तांग बुलिन ने रात के खाने में अपनी असली खतरनाक प्रवृत्ति दिखा दी। उसने पहले एक बड़ी मेज चुनी, फिर खाना इकट्ठा करना शुरू किया। डाइनिंग हॉल में एक समय में 1000 लोग खा सकते थे, इसलिए उसकी हरकतें सबकी नज़र में थीं। वो एक-एक खिड़की पर गया, अपना श्रेक आईडी कार्ड दिखाया और जितना उठा सकता था उतना मुफ्त खाना लेता
गया। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसकी मेज पर 3 स्तरों में खाना सज गया तो लोग देखने लगे। लगभग 20 साल का एक सख्त चेहरे वाला युवक लाल बाजूबंद पहने हुए उसके पास आया। मैं शिए पेचेन हूँ, अनुशासन समिति का सदस्य। तुम किस कक्षा से हो? इतना सारा खाना क्यों लिया है? क्या तुम्हें नहीं पता कि अकादमी के नियमों के अनुसार अगर खाना बर्बाद किया गया तो उसके वजन का 10 गुना फाइन देना पड़ेगा? तांग वुलिन बीच में रुक गया। नमस्ते सीनियर, मैं ये सारा खाना खा सकता हूँ। तुम ये सब अकेले? शिए पेचेन की आवाज ऊंची हो गई। उसे लगा था कि ये खाना पूरी टोली के लिए था, लेकिन असल में तांग वुलिन ने 10 लोगों की मेज पर 30 लोगों जितना खाना भर लिया था। हाँ, मैं अकेले ही खत्म कर सकता हूँ। वैसे मेरे 3 दोस्त भी साथ बैठेंगे। 4 लोग इतना सारा खाना खत्म कर लेंगे? शिए पेचेन को भरोसा नहीं हुआ। यहाँ का खाना बहुत पौष्टिक था, इसलिए लोग आमतौर पर कम खाकर ही भर जाते थे। तांग वुलिन ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, तो दिखाओ। अगर पूरा नहीं खा पाए तो मुझ पर बदतमीजी का आरोप मत लगाना। शिए पेचेन का चेहरा सख्त था, लेकिन नियम टूटे नहीं थे, इसलिए वो बस एक तरफ खड़े होकर देखने लगा। तांग वुलिन मुस्कुराया। उसके चमकते सफेद दांत दिखे। सीनियर, क्यों ना हम एक शर्त लगाएं? अगर मैं सारा खाना खत्म कर दूं तो आप मुझे एक और राउंड दिलाएंगे। अगर नहीं कर पाया तो आप जो सजा चाहे दे। ठीक है, शिए पेचेन ने तुरंत सहमति दे दी। शर्त तय होते ही तांग वुलिन ने खाना शुरू कर दिया। वो आराम से खा रहा था, लेकिन उसके खाने की रफ्तार फिर भी चौंकाने वाली थी।